अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, आज इस वीडियो में जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि हमने बात किया है केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो आज बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के यहाँ एक अतिथि के रूप में एक प्रकार से कह सकते हो कि बिहार आए हुए हैं। अतिथि का सत्कार जो हमेशा भारत की परंपरा रही कि अच्छे से की जानी चाहिए। चलो, हम भी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह अतिथि वैसे अतिथि हैं जो कि आने वाले 2024 के ही प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को मानते हैं। और वो उसके पास आए थे जो खुद एक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहा है। कहने का मतलब है कि मैं भी पीएम, तू भी पीएम। नीतीश बाबू भी अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पे ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके समर्थक हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश बाबू 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, वो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। तो एक प्रकार से उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर मुहर लग चुकी है। और उनके जो नए अभी भतीजे बने हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, इन्होंने भी कहा है कि हम उन्हें 2024 में दिल्ली भेजें, दिल्ली प्रधानमंत्री बना के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी केसीआर की। तो केसीआर के बारे में कहा जाता है तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात कई बार जो है वो मीडिया से जो है वार्ता करते हुए या बोलते हुए जो इन बातों को दोहरा चुके हैं और कह चुके हैं। ठीक है, कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट कहने का मतलब है कि एक तो देखो है कि मोदी का मतलब बीजेपी और हमारी पार्टी है कि बीजेपी पूरी की पूरी वो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ही जो है 2024 में जीतेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है तो विपक्षी पार्टियों को भी अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार रखने का अधिकार है और रख सकते हैं। लोकतंत्र में तो सभी लोगों को जो है बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जो है सोचने और एक प्रकार से कह सकते हैं बोलने की यह आज़ादी है। तो वो ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं और डिंगे हाँक सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो केसीआर तो पहला फ्रंट तो हो गया प्रधानमंत्री और बीजेपी का और एनडीए का। दूसरा फ्रंट हो गई कांग्रेस और यूपीए की, कांग्रेस और उसकी एलाइड घटक, जिसमें कि राहुल बाबा जो है प्रधानमंत्री बनने के जो है 2 बार कोशिश की, सफल रहे। देखो तीसरी बार क्या होता है। और तीसरा फ्रंट जो केसीआर बनाना चाहते हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। कहने का मतलब है कि जिसमें बीजेपी का भी अलाई नहीं होगा और कांग्रेस का भी अलाई नहीं होगा। तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा केसीआर ने कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी बढ़ा चढ़ाकर जो है उन्होंने कह दिया कि वो थर्ड फ्रंट ही नहीं बल्कि वो फर्स्ट फ्रंट के तौर पे जो है जाने जाएगा। कहने का मतलब है सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद और एकजुट करने का उनका प्रयास है। और वो थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि फर्स्ट फ्रंट होगा, मतलब उन्हीं की जो है विपक्षी पार्टी की जो एकता होगी वो विजयी होगी 2024 में। ठीक है, लेकिन क्या कहें यार, बीजेपी मतलब लगता है कि आपको ये थर्ड फ्रंट वाले या केसीआर या नीतीश बाबू बीजेपी को हरा पाएंगे? हमें तो नहीं लगता। ठीक है, आज उन लोगों ने सबसे बड़ी पॉइंट उठाई कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो धर्म की राजनीति करने में क्या बुराई है? आदिकाल से और अनंत काल तक यह बातें देखते हो हमेशा जो है हम लोग जो पूजा पाठ और जब भी कोई जो है कह सकते हैं, चाहे सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो या कहीं भी कोई भी अगर धर्म के कार्य किए जाने तो उसमें कहा जाता है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ये तो मतलब मंत्र जो है भारत की अगर पहचान कुछ है, आइडिया ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं, जो इंडिया की जो वैल्यूज़ है, तो जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है भारत का, वो तो विश्व कल्याण की बात करता है, धर्म की बात करता है, सच्चाई की जीत की बात करता है। तो बीजेपी अगर धर्म की बात करती है तो इसमें क्या गलत करती है? धर्म और नैतिकता तो राजनीति में होनी चाहिए, तभी तो सदाचारी नेता जो है उत्पन्न ले सकेंगे। लेकिन वो लोग जो केसीआर है या तेजस्वी यादव है या नीतीश बाबू हैं, ये लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, बल्कि इनके 32 अगर जैसे 17 साल नीतीश बाबू का हो गया और लालू यादव के कार्यकाल को मिला नहीं तो 32 साल के इस पीरियड में कितने कॉमनल वायलेंस हुए हैं, कितने हिंसा हुआ, कितना क्राइम हुआ, कितना कॉमनल टेंशंस हुए हैं। मैं खाली बिहार की बात कर रहा हूँ तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। रिसेंटली जो है पटना में क्या मतलब न्यूज़ सुनने में आया जो है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बना देंगे, जिसकी जांच एनआईए वगैरह कर रही है। तो वास्तविकता तो यह है कि बीजेपी देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करती है, देश के एकता और अखंडता की बात करती है।
वो धर्म के और सनातन संस्कृति के उत्थान की बात करती है। हाँ, यह सही है कि वह जय श्री राम का नारा लगाती है, और राम की बात तो राम की और राम राज्य की अवधारणा तो महात्मा गांधी भी करते थे, और महात्मा गांधी के तो आप लोग उपासक हैं, महात्मा गांधी के तो आप लोग फॉलोवर्स हैं। हम लोग तो वीर सावरकर और कह सकते हो कि एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के उपासक हैं। हम लोग मतलब सशस्त्र पराक्रमों में भी विश्वास करते हैं। आप तो महात्मा गांधी के उपासक हैं, और महात्मा गांधी तो राम राज्य की अवधारणा पर जो है अपना पूरा जो है जोड़ दिया है, बल दिया है। ठीक है, संविधान के जो ओरिजिनल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भगवान राम का चित्र देखने को मिलता है। तो धर्म की राजनीति अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, और राजनीति में अगर धार्मिक लोग आए तो और जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो है नैतिक और कह सकते हैं उनके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकेगा। लेकिन वास्तविकता से जो है कह सकते हैं ये नेता जो है कोसों दूर है। बस वास्तविकता ये है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग झूठे हैं। तो भ्रष्टाचारी लोग धर्म की राजनीति कहाँ करें? कई घोटाले हो गए, चाहे चारा घोटाला ले लो, कह सकते हैं कांग्रेस के पीरियड में तो मतलब लालू की बात कर रहा हूँ स्पेशली, सिर्फ बिहार की, तो चारा घोटालों में उन्हें जो है सजा हुई, अभी भी बेल पर घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जो IRCTC के जो घोटाले हैं उसमें जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो भी आज न कल जो है कि कहीं ना कहीं जो है वो जेल में जाएंगे, फंसे हुए तो मतलब जाएंगे, अभी उसकी जो है जांच चल रही है। तो कहने का मतलब हुआ है जो खुद भ्रष्टाचारी हो कभी भी धर्म और सच्चाई की बात कैसे कर सकता है? धार्मिक तो वो लोग होते हैं जो सत्यनिष्ठ होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सदाचारी होते हैं। ठीक है, तो ये लोग की जो कह सकते हैं कि अवधारणा है, ये लोग की जो कॉन्सेप्ट है कि बीजेपी धर्मिक, और बीजेपी क्या करते हो 1947 में बीजेपी थी जब देश में जो विभाजन हुआ, हिंदू और मुसलमान में इतने जनसंहार हुए, ऐसे कहा जाता है कि 10 लाख लोगों की इसमें हत्या हुई, जाने चली गई। ये तो ऑफिशियल डाटा है। करोड़ों लोगों की इसमें जाने गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। आज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू 47 के बाद 30% था, अब 7-8% बच गया है, और भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। उनकी जो कह सकते हो ना कि अभी पटना में जो इशू निकला कि 2047 तक इसे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, जो गजवाए हिंद को का जो सपना है ना, उसके विपक्ष में और उसके कह सकते हो विरोध में बीजेपी हमेशा थी, है और सदैव रहेगी। और भारत का ये जो अखंड भारत, जो कौटिल्य चाणक्य का सपना था, जो कि बिहार से थी, मगध से थी, उन सपनों को फिर से साकार करना है और भारत को विश्व गुरु दोबारा बनाना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाजपा मुक्त की उन्होंने बातें की कि भाजपा मुक्त भारत बन जाए। देखो, भाजपा मुक्त भारत तो कम से कम इस सदी की बात छोड़ो, मतलब यह जो पूरी की पूरी 21वीं सदी है, इसमें भारत में भाजपा मुक्त की कामना करना या सोचना या कल्पना करना ये अपने आप में हास्यास्पद दिखाई पड़ता है। 100 सालों तक भाजपा को कोई ना मिटा सकता है, और कोई भी नेता अभी जो है भाजपा और कोई भी पार्टी भाजपा के टक्कर में नहीं। ठीक है, तो जिनकी भी जिस पार्टियों की भी यह अभिलाषा है कि वो भाजपा को काउंटर कर सकेंगे या टक्कर दे सकेंगे, वह जो है थोड़ा मन को ठंडा रखें, और जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ठंडे पानी से जो है मतलब नहाएं, अच्छा से फ्रेश हो ले, और फिर से जो है एक बार सोचें, तो आपको पता चल जाएगा कि भाजपा क्या है। ठीक है, तो भाजपा मुक्त ना कभी है और ना कभी होगा। और भाजपा को मुक्त करने का मतलब क्या है? ऐसे उगते हुए और उभरते हुए सूर्य जो अभी उग रहा है, जो भाजपा भी उग रही है, राइजिंग सन है भाजपा, जिन्होंने किसानों के लिए, जिन्होंने आम जनता के लिए, जिन्होंने कह सकते हो कि गरीबों के लिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए, सभी के लिए जो कार्य, आपको बिलीव नहीं होगा, एक समय ऐसा था पूरे भारत में कि लोगों को जो है ना खाता खुलवाने में परेशानी होती थी, बैंक अकाउंट खुलवाने में, आवासीय बनाओ तो ये लाओ वो लाओ, 36 डॉक्यूमेंट लाए जाते थे, मंगाए जाते थे, तो 10 दिन एक बैंक का चक्कर लगाया जाता था, तो खाता नहीं खुलता। आपको विश्वास नहीं हुआ कि सिलेंडर वगैरह जो गैस का होता है वो नहीं मिलता था पहले, और ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। एक मतलब सामान्य, अगर आप गांव के रूरल बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब मालूम होगा। आज जो है उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को तो गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, और आप एक कनेक्शन पे जितने सिलेंडर भरवा सकते हैं, जितने ले सकते हैं। एक स्थिति ऐसी थी बिहार में, ये लालू और कह सकते हो या नीतीश कुमार के कालखंड में, कि बिजली नहीं आती थी। बिजली गांव में आती थी 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक महीने में, तो गांव में हल्ला होता था, रे लाइन लो, रे लाइन लो।
अब जो है कम से कम दिन भर में 17 से 18 घंटा बिजली आती है। पहले राशन कार्ड सबको अवेलेबल नहीं थे, अब जो है सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड की अवधारणा में अगर बिहार का व्यक्ति कहीं दूसरी जगह भी काम कर रहा है तो वहाँ भी वो राशन जो है उठा सकता है। सारे के सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गए, खाते जितने खुलवा सकते हैं। तो बिहार में जो बदलाव किए गए हैं, पूरे देश में जो मोदी के द्वारा किया गया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है, ठीक है। और ये सब जो है ना बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, जो कॉमन लोगों की जो कह सकते हैं ना कि डे टू डे लाइफ को जो है, आपको बिलीव नहीं होगा कि 1 GB डाटा भरवाने में 200-250 रुपया खर्च होता था, और आज जो है 1.5 और 2 GB डेली मिलता है, खत्म ही नहीं होता है, मतलब इतना यूज करने के बावजूद। ये बदला है मोदी के आने के बाद। ये कुछ मतलब बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जो आम जो है लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। किसानों को हर कह सकते हो कि 4 महीने में 2000 मिलते हैं, 6000 का सालाना। जिसके पास 2 बीघा 4 बीघा ज़मीनें हैं ना, तो 6000 में वो आराम से उसका जो है पूंजी निवेश कर सकता है। हमको याद है कि एक समय ऐसा था कि कभी कभी हम लोगों को खाद लेने के लिए जो पैसे नहीं होते थे, आलू के बीज लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जो बेसिक, जो आम किसान हो गया, गरीब हो गया, महिलाओं के अकाउंट पे जो है इंसेंटिव के तौर पे जो है डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो है पैसा पहुंचाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन लोगों को जो है लाभ पहुंचाया है। आपको बिलीव नहीं होगा, पूरे के पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की स्पेसिफिकली, लोग बाहर में शौच करने के लिए जाते थे, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं। आज जो है हर घर में जो है लैट्रिन है। तो ये सब सारे जो रिफॉर्म हुए, बदलाव हुए, भारत में रिफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, तो सारे के सारे ये तभी हो पाया जब मोदी जी का परफॉर्म हुआ, जब उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पूरे के पूरे भारत लेवल पे किया था। तो ये सब सारे ना मॉडल्स हैं, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल्स है। और ऐसा एग्जाम्पल्स बिहार मॉडल के रूप में पेश कर सकते हैं नीतीश बाबू। ऐसा ही एग्जाम्पल KCR तेलंगाना मॉडल पेश कर सकते हैं कि आपने किसानों के लिए क्या किया इतने सालों में, आपने जो है बेरोजगारों के लिए क्या किया, आपने जो है आम जनमानस के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया। ये देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लोग जो कॉमन लोग होते हैं उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती असलियत। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, FDI क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें जो है एक स्टडी की चीज़ है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें, आपको बिलीव नहीं होगा, पहले गाँव में जो है ना ईंटें की सड़कें होती थी, आज जो है PCCC ढलैया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गाँव में घरों के ऊपर जो है ना छप्पर का छत हुआ करता था। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लोगों को जो है घर आवंटन मतलब किया गया है, इंसेंटिव के तौर पे कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्या परिवर्तन हुआ है वो लोग जो है समझ सकते हैं, जिन्होंने इससे मतलब एक प्रकार से लाभ उठाए हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, पीने योग्य पानी नहीं मिलता था, लोग हैंडपम्प से पानी पीते थे। और बिहार में तो आर्सेनिक वगैरह का लेवल ऐसे ही इतना इंक्रीज हो चुका है, इससे कैंसर वगैरह होता है। तो अब जो है हर घर में नल से जल की जो है व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है। कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यह व्यक्ति जो आज के 10 साल पहले गाँव जाता था, अब जाता है, वो मूल्यांकन सही रूप से कर सकता है। अब गांव नहीं, एक शहर बन चुका है, एक मिनी टाउन अपने आप में। तो ये सब सारी जो है ना चीज़ें मोदी के आने के बाद हुआ। मोदी के कह सकते हो कि प्रयासों के और अथक प्रयास के फलस्वरूप यह परिणाम निकल के सामने आए हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने 32 साल के और RJD दोनों के कार्यकालों को मिला दूंगा, KCR तेलंगाना के सो कॉल्ड CM जो अपने आप को थर्ड फ्रंट और BJP मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, क्या कोई ऐसा मॉडल या ऐसा चीज़ अपने जनता के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? अब किन सिद्धांतों के बल पर जो है BJP का सामना करेंगे? आप किन पॉलिसी और नीतियों के आधार पर BJP का जो है सामना करेंगे? आपके पास वैसा क्या है आपके मैनिफेस्टो में जो आने वाले समय में जब जीत कर आएंगे तो वह लोगों को देंगे? सिर्फ विरोध करना ही, मोदी विरोध में जो है अंधे हो जाना ही अपने आप में एक कह सकते हैं कि पागलपन है, जो आप लोगों को जो है धीरे धीरे पकड़ रहा है। मोदी को हटाना है, और मोदी को हटाना तो लाना किसको है, और क्या किन नीतियों के आधार पर आपको होना है? तो ये सब सारी चीज़ें आने वाले समय में देखिए। इन लोगों को तो बंटाधार होना ही है, ऐसे JDU वगैरह 17-18 सीटें पर चुनाव लड़ दिए, इसका क्या जो है प्रधानमंत्री कोई बनेंगे इस पार्टी से, जो खुद 17-18 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 17-18 सीटें जो है RJD भी लड़ेगी और 2-4 सीटें उसके अलायंस को भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? KCR वगैरह क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे?
ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इधर जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश बाबू खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो क्या वो केसीआर का समर्थन करेंगे? वो तो खुद ही चाहेंगे कि हम ही बन जाए। तो कोई थर्ड फ्रंट और फर्स्ट फ्रंट नहीं बनने जा रहा है, ठीक है। इसमें यही होगा, मैं भी पीएम तू भी पीएम, तू तेरी राह मैं मेरी राह, ठीक है। ऐसी जो है चलती रहेगी। 2024 आने दो। अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के समकक्ष, और प्रधानमंत्री का समकक्ष क्या, उनके 25% का भी लेवल का कोई नेता नहीं, ठीक है, जो उनको टक्कर दे सके, जो उनको काउंटर कर सके। 2024 में इस बार बीजेपी 400 से भी अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पुनः भारत में कमल खिलेगा, ठीक है। और 2025 में जो है बिहार में भी कमल इस बार खिलेगा। योगी जी, मोदी जी बोल रहा हूँ कि कह सकते हैं ये अमित शाह जी गृह मंत्री अभी फिर जो है बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। आने के बाद देखिए क्या रणनीति बनती है बिहार में, फिर उस पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। आज हम यहीं इसको समअप करते हैं कि किस प्रकार से जो है केसीआर का आगमन हो, और उन्होंने जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कह रहे हैं, एक प्रकार से वो थर्ड फ्रंट नहीं है बल्कि तमाम भ्रष्टाचारियों और ऐसे लोगों का एक फ्रंट बनाने की, एक जमघट बनाने की बात कही जा रही है, जो कि सत्ता का सिर्फ मलाई चाहते हैं। जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए और जनमानस के लिए उनकी क्या नीति होनी चाहिए, क्या एक प्रकार से उनके लक्ष्य हैं, क्या एस्पायरेशंस हैं, उन तमाम चीज़ों को कोई बात नहीं करता। सिर्फ हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बस यही चल रहा है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रधानमंत्री बनने का एक कॉमेडी शो चल रहा है। तो अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय मां भारती।